देखो चैप्टर है हमारा, चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देखो मतलब क्या होता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है कि बेसिकली अगर हम बात करते हैं, इसमें दो वर्ड होते हैं। एक तो होता है बायोस। बायोस का मतलब होता है लिविंग, एंड लोगोस, लोगोस मीन्स होता है स्टडी, मीन्स स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। और स्टड यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर हम बात करते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको अगर हम क्लासिफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ दियर सीक्वेंस या उनके जो डेवलपमेंट के आधार पर, तो उनकी स्टडी को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट जो आपके पास डिस्प्ले आ रहा है, यहाँ पर मैंने बहुत सारे ऑर्गेनिज्म दिखाए हैं कि किस तरीके से उनका डेवलपमेंट हुआ है। क्या हुआ है? डेवलपमेंट हुआ है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले जो ब्लू कलर है, ये जितना मैंने सर्कल किया है ब्लू और ग्रीन, इसके अंदर है सब के सब प्रोकैरियोट। कैसे हैं? प्रोकैरियोट हैं, दैट इज या तो बैक्टीरिया है या फिर प्रोकैरियोट है। यानी कि बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। तो यानी कि आप इसमें देख सकते हैं क्या कि जो आर्की बैक्टीरिया होता है या यू बैक्टीरिया होता है वो किस तरीके से यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगा। देखो आर्की बैक्टीरिया में दिया है सल्फोलोबस, थर्मोकोकस, मेथेनोबैक्टीरियम, हेलोकोकस, हेलोबैक्टीरियम, मेथेनोकोकस जेंसी। और यू बैक्टीरिया में ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, फ्लेवोबैक्टीरिया, ये दुनिया भर के जो बैक्टीरिया हैं वो सब यू बैक्टीरिया के अंदर दिए गए हैं। तो यहाँ पर इसके बाद स्टार्ट होता है जो पिंक कलर है बेटा, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा जो यूकैरियोट होते हैं। यूकैरियोट्स कौन स्टार्ट होते हैं? यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स जो होगा इसके अंदर आपके सामने है बेटा, देखो डिप्लोमोनाट्स, स्लाइमोड्स, यूग्लिना, सीलिएट्स, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। तो मतलब यहाँ पे आपको पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन दिख गया है। तो ये हमने एक क्लासिफिकेशन ट्री बनाया है जिसकी हेल्प से हम भिन्न भिन्न ऑर्गेनिज्म या डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर दो टाइप की कोशिकाएं दी गई हैं बेटा। इसमें मैं अगर आपसे पूछूं कि कौन सा प्रोकैरियोट है कौन सा यूकैरियोट है, बेटा ये वाला जो है इसको हम प्रोकैरियोटिक कोशिका बोलेंगे। क्यों बोलेंगे अभी बताऊंगा। ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ये यूकैरियोटिक है, ये यूकैरियोटिक है। देखो प्रो का मतलब होता है इनकम्प्लीट एंड कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। द सेल विच हैव इनकम्प्लीट न्यूक्लियस और इल डेवलप न्यूक्लियस और न्यूक्लियस absent इन सेल इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल। लेकिन जो यूकैरियोटिक होता है, यू का मतलब होता है ट्रू या फुल्ली डेवलप, कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस। द सेल which have fully developed nucleus that is called eukaryotic cell। तो इसमें आप देख सकते हैं जो न्यूक्लियस, अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन absent है न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो जो जेनेटिक मटेरियल होगा उसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोइड। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। और यूकैरियोट के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उपस्थित और प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड यूकैरियोट, मतलब फुल्ली डेवलप न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। बाकी सेल मेम्ब्रेन के बारे में नहीं देखा हमने बेटा। यहां पर जो आपके सामने डायग्राम आया है
ये डिफरेंट सेल यहाँ पे आपको शो कराई गई हैं। इसमें कुछ बैक्टीरिया हैं, जैसे अगर मैं इसकी बात करता हूँ, बैक्टीरिया है, कुछ फंजाई हैं, ये ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसी हैं, ठीक है, ये एल्गी है, ये जाइलम सेल है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट सेल आपके सामने शो कराई गई हैं। इसमें कुछ ऐसी हैं कि जो इंडिपेंडेंट अपना एग्जिस्ट रखती हैं, मतलब वो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करेंगी, दैट इज कॉल्ड कंप्लीट सेल, यानी कि पूरा का पूरा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा। लेकिन इनमें मोस्ट ऑफ कैसी हैं, जैसे कि आरबीसी की मैं बात करूं, ये वाला, ये बेटा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बेसिकली ये नहीं होता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, एसेसरी वर्क कर रही हैं। लेकिन हाँ, इसको आप बोलें कि ये सेल है, ये सेल होती है, यानी कि बेसिकली अगर हम बोलते हैं कॉर्पसल्स होती है, क्योंकि इसके अंदर कंप्लीट सेल वाले जो कैरेक्टर होते हैं वो उपस्थित प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो नेक्स्ट इसमें देखते हैं बेटा हम, देखो टॉपिक आता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जो अभी मैंने आपको डेफिनेशन बोला था वही डेफिनेशन है बेटा। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है द आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग distinction among organism and placing them into group that reflect their most significant figure and relationship is called biological classification। मतलब क्या होता है बायोलॉजिफिकेशन का? मतलब होता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का कि हम इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करें, फिर उनको डिस्टिंक्ट करेंगे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में और उनको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में प्लेस कर दें। तो जब हम उनको डिफरेंट ग्रुप में प्लेस करते हैं तो उनके इस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म जिस ग्रुप में बिलोंग करता है, जिसके करैक्टर जिस ग्रुप से मैच करेंगे, हम उसी ग्रुप में उसको प्लेस कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देखो लिखा हुआ है बेटा, groups that reflect their most significant features and relationship is called biological classification। मतलब जो भी वहाँ पर फीचर्स है, जो भी उसका रिलेशनशिप है किसी पर्टिकुलर ग्रुप के साथ, अगर हम उस जीव को, उस ऑर्गेनिज्म को उस ग्रुप में प्लेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उससे हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो देखो द पर्पस ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज, बेटा पर्पस क्या होता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का? तो मेन पर्पस होता है, पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन इज टू ऑर्गेनाइज द वेस्ट नंबर ऑफ नॉन ऑर्गेनिज्म। मतलब जो हमारे नॉन ऑर्गेनिज्म हैं, जो हमें पता है कि ऑर्गेनिज्म नॉन है या नहीं है, उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी कि द पर्पस ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज टू ऑर्गेनाइज द वास्ट नंबर ऑफ नॉन ऑर्गेनिज्म इनटू कैटेगरी दैट कुड बी नेम, रिमेंबर्ड एंड स्टडी। मतलब जिनको हम याद कर सकते हैं या फिर स्टडी कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बेटा आप नोट करना चाहेंगे क्या? वैसे आपको ये मैं ग्रुप में भेज दूंगा, तो इसलिए आप इतना टेंशन नहीं लीजिएगा, आपको ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, तो ग्रुप में मिल जाएगा ये आपको, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप इसमें कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। कुछ नहीं पूछना है?
तो देखो, अगर हम एक साइंटिस्ट की बात करते हैं, एक साइंटिस्ट थे एपी डे कैंडोल। तो एपी डे कैंडोल इन्होंने क्या किया था, जो क्लासिफिकेशन है उसको दो टाइप में डिवाइड कर दिया था। बेटा बेसिकली यहाँ पर ये जो पार्ट है ये प्लांट किंगडम में यूज़ होगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको फॉर योर नॉलेज यहाँ पर बता देता हूँ, प्लांट किंगडम में भी बताया जाएगा। तो एपी डे कैंडोल के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिज्म का वो 2 टाइप्स का होता है, यानी क्लासिफिकेशन इज ऑफ 2 टाइप्स। पहला होता है एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन। कौन सा होता है? एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन। और दूसरा होता है हमारा रेशनल क्लासिफिकेशन। मतलब अकॉर्डिंग टू एपी डे कैंडोल क्लासिफिकेशन इज ऑफ 2 टाइप। एक तो एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन होता है और दूसरा होता है रेशनल क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर हम देखेंगे एम्पेरिकल कौन सा होता है और रेशनल कौन सा होता है। तो एम्पेरिकल की अगर हम बात करते हैं तो बेटा एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन जो होता है, इन दिस टाइप द एक्चुअल नेचर और करेक्टर ऑफ प्लांट्स इज नॉट कंसिडर्ड। मतलब बेटा जो एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन होता है इसमें हम प्लांट के एक्चुअल करेक्टर या जो इसके मेन करेक्टर थे हम उनको कंसीडर नहीं करते हैं, बल्कि हम जो प्लांट को क्लासिफाई करते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर करते हैं। मतलब क्या होता है कि इंग्लिश की जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं यानी कि हमारे पास 26 होते हैं, तो एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास ग्रुप होंगे प्लांट के वो 26 होंगे। कितने होंगे? 26 ग्रुप प्रेजेंट होंगे। तो वही लिखा हुआ है बेटा, प्लांट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। मतलब प्लांट्स जो हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्लासिफाई किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नेम ऑफ प्लांट। मतलब किसके बेसिस पे? उनके नाम के बेसिस पे। जैसे बेटा किसी एक प्लांट का नाम ए से स्टार्ट होता है तो हम उसको ए ग्रुप में रखेंगे। अगर नाम बी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है तो हम उसको बी ग्रुप में रखेंगे। सी से स्टार्ट हुआ है तो सी में, वैसे ही कोई जेड से स्टार्ट हुआ है तो जेड ग्रुप में रखते हैं। कोई हमने उसके करैक्टरिस्टिक्स स्टडी नहीं किए, बस केवल हमने किसके बेसिस पे किया? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो देखो, ऑन द बेसिस ऑफ नेम प्लांट किंगडम कैन बी क्लासिफाइड इनटू 26 ग्रुप। मतलब नाम के आधार पर जो प्लांट किंगडम है उनको हम 26 ग्रुप में स्टडी कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। क्यों बेटा 26 में क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हमारे, अगर मैं इंग्लिश की बात करता हूँ तो जो हमारी इंग्लिश की डिक्शनरी होता है उसमें बेसिकली 26 अल्फ़ाबेट प्रेजेंट होते हैं। तो देखो बेटा, देयर आर 26 अल्फ़ाबेट इन इंग्लिश। अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन all plants having same initial alphabet are placed in one group। जो अभी मैंने बोला, जिनका एक सेम अल्फ़ाबेट है उनको सेम ग्रुप में रखेंगे, कोई अलग है तो उसको अलग में रख देंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ द नेम ऑफ प्लांट स्टार्ट फ्रॉम कैपिटल ए, यानी कि अगर किसी प्लांट का नाम ए से स्टार्ट होता है देन इट इज प्लेस्ड इन ए ग्रुप, यानी कि हम इसको किस ग्रुप में रख सकते हैं? ए ग्रुप में रख सकते हैं। सिमिलरली इफ इट्स स्टार्ट विद बी देन इट्स प्लेस इन बी ग्रुप। तो ये नाम के ऊपर डिपेंड करता है, जैसा नाम होगा हम उसको उसी ग्रुप में प्लेस कर देंगे। नेक्स्ट होता है नेक्स्ट कैरेक्टर, दिस इज नॉट अ ट्रू क्लासिफिकेशन। बेटा ये जो होता है ये ट्रू क्लासिफिकेशन नहीं है। इट हैज़ ओनली वन एप्लीकेशन। बेटा इसका एक ही एप्लीकेशन है, वो होता है लिस्टिंग ऑफ फ्लोरा। मतलब जब हम फ्लोरा की लिस्टनिंग करते हैं तो
तब इसका क्लासिफिकेशन आता है। ठीक है, ठीक है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट है, देखो फ्लोरा आपको पता होगा, इसका मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर जितने भी डिफरेंट टाइप के प्लांट्स या एनिमल प्रेजेंट हो उनका हम लिस्टनिंग करें उनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, दैट इज कॉल्ड फ्लोरा। फ्लोरा, फ्यूना, मैनुअल, मोनोग्राफ, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो वो मैंने बताया भी है द लिविंग वर्ल्ड में। बेटा द लिविंग वर्ल्ड की वीडियो मैंने आपके ग्रुप पे सेंड किया था, सो प्लीज़ आप उनको जरूर देख लीजिएगा। इफ एनी साइंटिस्ट राइट द फ्लोरा ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया देन ही यूजेस एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन। मतलब अगर कोई साइंटिस्ट किसी एक प्लेस का फ्लोरा राइट करना चाहता है, लिखना चाहता है, तो वो क्या यूज करता है, एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन को यूज करेगा, अदरवाइज वो फ्लोरा नहीं राइट कर सकता। नेक्स्ट आता है बेटा, एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा रेशनल क्लासिफिकेशन। देखो रेशनल क्लासिफिकेशन जो है ये बेसिकली क्या होता है, ये हमारा दिस इज क्लासिफिकेशन या इन दिस क्लासिफिकेशन प्लांट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल कैरेक्टर। मतलब इसमें जो प्लांट हैं हम उनको उनके एक्चुअल कैरेक्टर में क्लासिफाई करते हैं, यानी कि प्लांट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल और नेचुरल कैरेक्टर बाय व्यूइंग द कैरेक्टर्स, बाय व्यूइंग द कैरेक्टर्स मतलब कैरेक्टर को देखने के आधार पर। ठीक है, तो अब देखो इसके जो होते हैं, अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेशनल क्लासिफिकेशन। रेशनल क्लासिफिकेशन का टाइप सबसे पहला होता है प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। देखो प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन में ये होता है कि हम प्लांट्स को उनके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बेसिस पे स्टडी करते हैं। मतलब इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन प्लांट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। मतलब प्लांट्स किसके आधार पर क्लासिफाई किए गए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। जैसे यानी कि इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स इज नॉट कंसिडर्ड। मतलब इस टाइप के क्लासिफिकेशन में हम प्लांट की मॉर्फोलॉजी को कंसिडर नहीं करते हैं। एग्जाम्पल होता है बेटा ऑयल यील्डिंग प्लांट, जिस प्लांट से हमें ऑयल मिलता है उनको एक ग्रुप में रखा, जैसे कोकोनट, वॉलनट, सोयाबीन, ये सब ऑयल यील्डिंग प्लांट हैं, इनको हमने एक ग्रुप में रखा। दूसरा है फाइबर यील्डिंग प्लांट, जैसे जूट होता है और कॉटन होता है, इनसे हमें फाइबर मिलता है। नेक्स्ट होता है मेडिसिनल प्लांट, ये रावल्फिया, सिनकोना और यूकेलिप्टस होता है, इनसे हमें मेडिसिनल मिलती है, मेडिसिन मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। बेटा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जो होता है ये बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ वन और टू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। मतलब क्या होता है, ये एक या दो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पर बेस होता है, इसमें कंप्लीट मॉर्फोलॉजी को कंसीडर नहीं किया गया है। यानी कि कंप्लीट मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि हम रूट, स्टेम और लीफ, फ्लावर, इन सबको कंक्लूड कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कंप्लीट मॉर्फोलॉजी। लेकिन इस वाले क्लासिफिकेशन में वन या टू करेक्टर को ही हमने स्टडी करे हैं, यानी कि एक या दो करेक्टर को एक साथ स्टडी किया गया है। तो इसको जो सबसे पहले दिया था वो लीनियस ने दिया था, यानी कि लीनियस क्लासिफाइड प्लांट किंगडम ऑन द बेसिस ऑफ ओनली टू करेक्टर। केवल दो करेक्टर के बेसिस पे इन्होंने स्टडी किया। वे कौन कौन से करेक्टर थे, वो थे, एक तो था इसमें स्टेमन्स और दूसरा था कार्पल, यानी कि दो करेक्टर कौन कौन से थे, स्टेमन और कार्पल थे। ठीक है, तो स्टेमन और कार्पल आर द करेक्टर्स। अब इसके बेसिस पे जो प्लांट्स थे बेटा, लीनियस ने प्लांट्स को 24 क्लासेस में डिवाइड किया। 24 क्लासेस में
आउट ऑफ 24 23 फ्लावरिंग क्लास थी जिसको हम फेनरोगैम बोलते हैं, और 1 क्लास नॉन फ्लावरिंग प्लांट थी जिसको हम क्रिप्टोगैमिया बोलते हैं। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेमन एंड कार्पल लीनियस क्लासिफाइड प्लांट किंगडम इनटू 24 क्लासेस। मतलब कार्पल और स्टेमन के बेसिस पे लीनियस ने प्लांट किंगडम को 24 क्लासेस में डिवाइड किया। जैसे पहली क्लास उसने लिया मोनेंड्रिया। देखो, मोनेंड्रिया में क्या होता है, जिसमें केवल एक स्टेमन होगा, यानी कि फ्लावर इन विच ओनली 1 स्टेमन प्रेजेंट, मतलब केवल एक स्टेमन प्रेजेंट हो, उसको मोनेंड्रिया बोला। डायनेंड्रिया जिसमें 3 हो, ट्राइनेंड्रिया जिसमें डायनेंड्रिया 2, ट्राइनेंड्रिया 3, टेट्राएंड्रिया 4, पॉलीएंड्रिया मोर देन 4। तो इस तरीके से उन्होंने इसकी क्लास बनाई, जिसमें से 23 क्लास फ्लावरिंग थी और 1 क्लास नॉन फ्लावरिंग थी, जिसको हमने नोनेंड्रिया या क्रिप्टोगैमिया नाम दिया। क्या नाम दिया? नोनेंड्रिया या क्रिप्टोगैमिया। ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स थे, नोनेंड्रिया या क्रिप्टोगैमिया। यानी कि 1 से लेकर 23 ये फ्लावरिंग थे, यानी कि फेनरोगैम था, ठीक है। और 24th क्लास जो थी वो नॉन फ्लावरिंग थी, क्रिप्टोगैमिया था। क्या था? क्रिप्टोगैमिया, मतलब नॉन फ्लावरिंग क्लास थी जिसको क्रिप्टोगैमिया नाम दिया गया, ठीक है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं जो लीनियस का क्लासिफिकेशन था वो ओनली 2 कैरेक्टर पर बेस्ड था, बल्कि 1 पे था, सेक्सुअल कैरेक्टर था, स्टेमन और कार्पल। इसका इंपॉर्टेंस क्या था? ये नेचुरल क्लासिफिकेशन है, इज बिलीव्ड टू बी द बेस्ट क्लासिफिकेशन। मतलब इसको क्या बिलीव किया जाता है? ये बेस्ट क्लासिफिकेशन है बिकॉज इट रिप्रेजेंट द नेचुरल सिमिलैरिटी, क्योंकि ये नेचुरल सिमिलैरिटी को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज ऑफ प्लांट्स, मतलब प्लांट में जो सिमिलैरिटीज हैं या डिससिमिलैरिटी हैं उनको क्या करता है? ये रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट्स द इंटर रिलेशनशिप अमंग प्लांट, मतलब जो प्लांट होते हैं उनका आपस में कैसा रिलेशनशिप होता है उसको भी ये क्लासिफिकेशन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो लास्ट है हमारा बेटा आज का टॉपिक में नेचुरल क्लासिफिकेशन। देखो, नेचुरल क्लासिफिकेशन होता है, इन दिस टाइप प्लांट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंप्लीट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ स्टेम, रूट, लीव्स एंड फ्लावर। मतलब प्लांट्स जो है हम कंप्लीट मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे स्टडी करते हैं। बेटा ये जो पार्ट था, देखो इसमें बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक है। आधे बोलते हैं, जो अभी तक मैंने तीनों क्लासिफिकेशन पढ़ाए ये प्लांट किंगडम में आते हैं, कोई बोलता है कि ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। इसको आप कहीं भी पढ़िए, पढ़ना आप ही को है, तो कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। मैं एनसीईआरटी से सीधा स्टार्ट करता, एरिस्टोटल को पढ़ा देता मैं। देखो एरिस्टोटल मेरे पास, नेक्स्ट स्लाइड मेरे पास एरिस्टोटल ही है, लेकिन उससे पहले मेरा एक मानना होता है कि थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बेटा नेक्स्ट टॉपिक कवर कर रहा होता है, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक में दिया नहीं होता है लेकिन क्वेश्चन पूछ लेता है। देखो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन दिया था वो एरिस्टोटल ने दिया था। एरिस्टोटल ने एनिमल्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया था और प्लांट्स को 3 ग्रुप में किया था। एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोलते हैं या फादर ऑफ जूलॉजी भी बोलते हैं, ठीक है। तो एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन, मतलब इन्होंने सबसे पहला क्या किया था? साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म दिया, ठीक है। तो इन्होंने प्लांट्स को 3 ग्रुप में डिवाइड किया, ट्री, श्रब और हर्ब में, और एनिमल्स को 2 ग्रुप में, जिसमें रेड ब्लड प्रेजेंट होता है और जिसमें रेड ब्लड प्रेजेंट नहीं होता है। जिसमें प्रेजेंट होता है उसको इनेमा
ENAIMA बोलते हैं, ये लिखा हुआ है ENAIMA। और जिसमें रेड ब्लड प्रेजेंट नहीं होता है उसको एनीमा बोलते हैं, इनीमा और एनेमा। तो जिनमें रेड ब्लड होता है वो मैमल्स होते हैं, लिजार्ड होते हैं, बर्ड्स होती है, फिश होती है। लेकिन जिसमें रेड ब्लड नहीं होता है तो उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो हार्ड बॉडीड, मतलब जिनमें शरीर जो होता है हार्ड बॉडी होता है, जैसे कि इंसेक्ट। दूसरा सॉफ्ट बॉडी है, जैसे कि जिसमें शेल होता है या शेल की कवरिंग नहीं होती है। इसमें आता है शेलफिश या जेलीफिश आता है। बेटा ये आपको पता होगा क्या इसमें? तो देखो इसमें आपको एग्जाम्पल आपके सामने होंगे। तो बेटा इसके बाद मैं आपको कल बताऊंगा जो हम इससे आगे का पढ़ेंगे। हमें पता है, मैंने अभी आपको बोला कि फादर ऑफ जियोलॉजी इज एरिस्टोटल। फादर ऑफ बॉटनी कौन होता है? थियोफ्रेस्टस। यहाँ लिख देता हूं मैं, थियोफ्रेस्टस फादर ऑफ बॉटनी। थियो ये फादर ऑफ बॉटनी है। और फादर ऑफ इंडियन बॉटनी विलियम रॉक्सबर्ग। फादर ऑफ इंडियन बॉटनी होता है विलियम रॉक्सबर्ग। विलियम रॉक्सबर्ग, विलियम रॉक्सबर्ग होता है। ठीक है, तो बेटा कल हम इसका थर्ड क्लासिफिकेशन पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट अपना फिनिश कर देंगे। किसी को कोई डाउट है क्या?